मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर मानव स्वास्थ्य एवं रोग। आज का टॉपिक है एड्स और उसका किस तरीके से संक्रमण होता है। इसमें हम जानेंगे कि एड्स का जो वायरस HIV होता है, इससे कौन सी कोशिकाएं प्रभावित होती हैं और वो किस तरीके से अपना जनन करता है और वह किस तरीके से एक लाइलाज बीमारी बन जाती है। तो यदि चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम बात करते हैं इस रोग के बारे में। बात होती है एड्स, जिसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके पहले वीडियो में हमने HIV की संरचना के बारे में पढ़ा था और किस तरीके से एड्स रोग होता है इसके बारे में जाना था। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा ब्लड लेता है जिसमें HIV के वायरस हैं, वो संक्रमित है, या तो वो ऐसे लोगों से असुरक्षित यौन संबंध बनाता है जो कि एड्स से संक्रमित हैं, या फिर वो सामूहिक रूप से ड्रग्स ले रहा है और उन्हीं इंजेक्शन या सुइयों का प्रयोग कर रहा है जो दूसरा कोई HIV वाला व्यक्ति है जो ड्रग्स ले रहा है, तो इन विधियों से यह HIV वायरस मनुष्य के शरीर में आ जाता है। अब ये जैसे HIV वायरस मनुष्य के शरीर में आता है तो होता क्या है। अब बात होती है कि जो HIV वायरस है वो हमारे शरीर में, किसी व्यक्ति के शरीर में जब संक्रमण हुआ, इन्फेक्शन हुआ, तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है। शरीर के अंदर आ गया तो आपको भी पता है कि हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारे पास एक इम्यून सिस्टम है जिसको प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं, और उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, श्वेत रुधिराणु का, यानी WBC वाइट ब्लड सेल्स। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है लिम्फोसाइट्स जिसको हम B लिम्फोसाइट्स और T लिम्फोसाइट्स कहते हैं। साथ में कुछ फाइगोसाइट सेल्स होती हैं, भक्षाणु कोशिकाएं होती हैं, ऐसी कोशिकाओं जो कि बैक्टीरिया या फिर वायरस का क्या कर लेती हैं, भक्षण कर लेती हैं। अब जब HIV वायरस शरीर में चला गया तो ये जो कोशिकाएं होती हैं यह किसी भी रोगाणु को खत्म करने की क्षमता रखती हैं, लेकिन ये जो HIV का वायरस होता है ये इसकी जो बाहरी खोल होती है, इसके पास जो GP120 यानी ग्लाइकोप्रोटीन 120 का जो बाहर का जो कवच होता है, ये जो हुक की तरह संरचना है, यह थोड़े समय में अपना रूप बदल लेता है, या ये कहें कि अपने आप को चेंज कर लेता है, बहुरूपिया होता है। जैसे रावण साधु का भेष बदल के सीता जी का अपहरण किया था, उसी तरीके से HIV वायरस क्या होता है, बहुरूपिया होता है। और ये जब मनुष्य के शरीर में जाता है तो वह रूप बदलने लगता है, जिससे कि जो मनुष्य की जो कोशिकाएं हैं जो उसको बीमारी से बचाती हैं वो उसको पहचान नहीं पाती। अब वायरस करता क्या है इसको समझते हैं। HIV सबसे पहले बृहद भक्षाणु मैक्रोफेज में प्रवेश करते हैं। बृहद भक्षाणु यानी मैक्रोफेज, इनको हम फैगोसाइट्स कहते हैं। ये एक प्रकार की श्वेत रक्त रुधिराणु होती हैं जिनको WBC कहते हैं। ये क्या होता है कि जैसे ये संपर्क में आते हैं तो HIV वायरस क्या करता है, इससे चिपट जाता है, और जैसे ये मैक्रोफेज इस कोशिका से चिपक जाता है, फिगर में देखिएगा, जैसे ये वायरस चिपका, इसका जो प्रोटीन का खोल है वो बाहर रुक जाएगा, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल, जो वायरस का आनुवांशिक पदार्थ क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ये जो सिंगल स्टैंडर्ड RNA है वो इस मैक्रोफेज के अंदर चला जाएगा। और जैसे ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA उस बृहद भक्षाणु के अंदर चला गया, वो क्या करेगा, अपना अब रूप बदल लेगा। पहले वो क्या था, RNA है, लेकिन अब वो किस में बदल जाएगा, DNA में। तो होगा कैसे, इसको समझते हैं कि बृहद भक्षकाणु के अंदर HIV अपने RNA को विलोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का होता है, जिसको इंग्लिश में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से वायरल DNA में परिवर्तित कर लेता है। इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। होता क्या है कि किसी भी कोशिका के अंदर जब प्रोटीन का निर्माण होता है,
प्रोटीन के जब अणु बनते हैं तो डीएनए बदलता किस में है? आरएनए में। जब डीएनए आरएनए में बदलता है तो इसको अनुलेखन कहते हैं और इस अनुलेखन को अंग्रेजी में ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और इसमें एंजाइम लगता है ट्रांसक्रिप्टेज। लेकिन ये प्रक्रिया अगर उल्टी हो जाए, यानी आरएनए से जब डीएनए बनता है तो इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी विलोम अनुलेखन। और इसको करने वाला कौन सा होता है एंजाइम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो देखिएगा इस वायरस के पास क्या है? 2 एंजाइम के अणु हैं। कौन से एंजाइम के अणु? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये अणु क्या करेगा? ये इस आरएनए को, किसके? जो विषाणु का आरएनए है उसको बदल देगा किसमें? डीएनए में। और कौन सा ये डीएनए होगा? यह भी विषाणु का ही डीएनए कहलाएगा, क्योंकि उसी का आरएनए है। तो अब जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है उसने आरएनए को बदल दिया डीएनए में। कहाँ पे बदला? उस मैक्रोफेज जो WBC की कोशिका है उसके अंदर बदल दिया। फिगर में देखिएगा, अब जो वायरल आरएनए है, विषाणु आरएनए है, वो बदल जाएगा विषाणुवीय डीएनए में, यानी वायरल डीएनए में। अब ये डीएनए क्या करेगा? ये डीएनए चला जाएगा उसके केंद्रक के पास, न्यूक्लियस के पास जाएगा और वो न्यूक्लियस के छिद्रों के द्वारा प्रवेश करके WBC के कोशिका के केंद्रक से जुड़ जाएगा। वो WBC का केंद्रक समझेगा अरे ये तो मेरा ही डीएनए है, और वो इससे जुड़ गया। और जैसे वो जुड़ जाएगा, अब क्या करेगा? जो ये विषाणु का डीएनए है ये अपनी अनुलेखन के द्वारा, यानी डीएनए से आरएनए की कई कॉपियां बनाने लगेगा। और इस तरीके से फिगर में देखिएगा, और कई आरएनए बनेंगे और उसी विषाणु कोशिका के अंदर बहुत से HIV वायरस बनने लगेंगे और ये HIV वायरस बन के बाहर चले जाएंगे। बात आप पूरी प्रक्रिया समझ चुके होंगे। अब फिर से एक एक बिंदु को समझते हैं। जब वायरल डीएनए परपोषी कोशिका, परपोषी यानी विषाणु कोशिका जिसको हमने मैक्रोफेज कहा, वह परपोषी कोशिका के डीएनए से जुड़ जाता है। हमने समझा क्या था कि जो वायरल आरएनए होता है वह अनुलेखन के द्वारा वायरल डीएनए में बदलता है और वो डीएनए जाके माइक्रोफेज के डीएनए से जुड़ जाएगा। जुड़ेगा फिर क्या होगा? यह डीएनए अनुलेखन करेगा। अनुलेखन यानी डीएनए से आरएनए का निर्माण करना, और डीएनए से आरएनए के द्वारा आरएनए की बहुत सी कॉपी बनाने लगता है। जैसे फोटोस्टेट मशीन में क्या होती है, आप मार्कशीट रखते हैं, उसकी बहुत सी कापियाँ आप निकाल सकते हैं। उसी तरीके से जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर वो अपनी चाहे तो हजारों आरएनए की कॉपी बना लेता है। यह एक वो फैक्ट्री की तरह, उसका केंद्रक, वो कोशिका एक फैक्ट्री की तरह काम करने लगता है उस वायरस के लिए, जिससे कि हजारों HIV वायरस बन जाते हैं। बृहद भक्षकाणु एक फैक्ट्री की तरह कार्य करने लगता है और जो मैक्रोफेज है, विषाणु कोशिका है, वह एक फैक्ट्री की तरह कार्य करने लगता है और वो किसका उत्पादन करता है? क्या बार बार बनाने लगता है? वो वायरस यानी HIV वायरस का निर्माण होने लगता है। अब जब ये बृहद भक्षाणु से निकले नए HIV अब सहायक टी सेल लसिकाणु, हेल्पर टी सेल में प्रवेश करते हैं। अब मैक्रोफेज में जो HIV बने, जो मानव के शरीर में बनने लगे, उन्होंने तो एक कोशिका को ध्वस्त कर दिया, यानी एक सुरक्षा की दीवार तोड़ दी। अब अगली कोशिका की दीवार को तोड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं सहायक टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स क्या होती हैं? ये मदद करती हैं किसी भी रोगाणु को मारने में। साथ में एक महत्वपूर्ण बात, ये एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी के निर्माण में भी सहायता करती हैं। ये एंटीबॉडी का निर्माण नहीं करती, लेकिन एंटीबॉडी बनाने में बहुत बड़ा योगदान करती हैं। ये देखिएगा, ये एंटीबॉडी का चित्र है। ये क्या करता है? किसी भी रोगाणु को निष्क्रिय करने का काम करता है। अब होगा क्या कि जब HIV का वायरस इस सहायक टी सेल के अंदर प्रवेश करेगा और उसी तरीके से उसके डीएनए से जुड़ेगा, अपनी बहुत सी कॉपी बनाएगा और उस टी सेल को, हेल्पर टी सेल को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा, मार देगा। और जैसे वो मर गई, अब क्या होगी कि जो इम्यून सिस्टम में
आपको एंटीबॉडी बनाने में मदद करती, जो कि भक्षाणु कोशिकाओं को मदद करती उसको किल करने में। किलर टी सेल की सहायता से वो क्या हो जाएगी, अब निष्क्रिय हो जाएगी, यानी दूसरी दीवार भी सुरक्षा की ध्वस्त हो जाएगी, जिससे कि मनुष्य का शरीर अब रोगों से लड़ने के लिए सक्षम नहीं रह पाएगा। आगे समझते हैं। हेल्पर टी सेल्स में अपनी संख्या बढ़ाकर HIV इनको नष्ट कर देते हैं। HIV अपनी संख्या बढ़ाएगा और बढ़ाने के बाद उनको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। जैसे कोई डकैत है, वो डकैती करने आता है, वो सारा सामान सोना पैसा ले जाता है और उसके मालिक को क्या कर देता है, किल कर देता है। उसी तरीके से HIV वायरस करता है। यह क्रम बार बार होता है, यानी वो बार बार HIV वायरस जाएंगे, उनको मारेंगे, फिर अगली कोशिका को मारेंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे, जिससे सहायक टी सेल्स की संख्या तेजी से घट जाती है। जो हेल्पर टी सेल्स हैं वो जब लगातार मरने लगती हैं तो उनकी संख्या ब्लड में बहुत तेज़ी से गिरने लगती है। इसके कारण जब संख्या इनकी कम हो जाएगी तो बार बार बुखार आना, उस रोगी को बार बार फीवर आएगा, दस्त लगेगी तथा उसका वजन तेज़ी से गिरेगा। अब हम आगे समझते हैं। सहायक टी सेल्स की संख्या कम होने पर प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण सामान्य रोगाणु से व्यक्ति बीमार हो जाता है। जैसे किसी का शरीर कमज़ोर हो गया, अब उसका शरीर कमज़ोर हो गया तो कोई भी रोगाणु कोई बगल में छींक दिया तो उसके द्वारा इन्फ्लुएंजा वायरस से भी उसको सर्दी हो जाएगी। अगर टाइफाइड हो गया तो लगातार बुखार होता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके शरीर की जो सुरक्षा प्रणाली है वो ध्वस्त हो गई। और वो कैसे बीमार हो सकता है? माइक्रोबैक्टीरियम, जो छोटे छोटे जीवाणु हैं, उससे बीमारी हो जाती है, वायरस से बीमारी हो जाती है, कवक यानी फंजाई से उसको रोग लग जाता है। साथ में एक टॉक्सोप्लाज्मा, टॉक्सोप्लाज्मा एक क्या है? एक प्रकार का जीवाणु है, बैक्टीरिया है, जो कि अधपके मांस या फिर हमारे मिट्टी के द्वारा मानव के शरीर में इन्फेक्शन होता है और इसके द्वारा टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक बीमारी होती है। और इन्फेक्शन के कारण लगातार जब ये बीमारी बढ़ती जाएगी उस रोगी के अंदर, तो किन्हीं बीमारियों के द्वारा उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इसके पास अपनी खुद की कोई सुरक्षा प्रणाली नहीं रहती। अब क्या होता है? अब इस रोग को हम समझेंगे कैसे हम पता करेंगे कि उस व्यक्ति को एड्स रोग हुआ है? तो इसको पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक परीक्षण, एक टेस्ट किया। जैसे टाइफाइड को टेस्ट करने के लिए आप पैथोलॉजी में जाते हैं, मलेरिया का चेकअप होता है, उसी तरीके से एड्स को पता करने के लिए एक टेस्ट होता है। इसका नाम है एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा रोधी आमापन। ध्यान से समझिएगा, एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा रोधी आमापन। ये जो टेस्ट है, इसी के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि उस व्यक्ति को एड्स है कि नहीं, यानी वो व्यक्ति HIV वायरस से संक्रमित है कि नहीं। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको शॉर्ट फॉर्म में एलिसा कहते हैं। एलिसा का अगर हम फुल फॉर्म समझे तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एसे। एलिसा उस टेस्ट का नाम है जिसके द्वारा कि हम एड्स का जांच करते हैं। ये कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी जाती है कि HIV का या एड्स को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट है, तो वो है एलिसा टेस्ट। अगर फुल फॉर्म में कहते तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एसे के द्वारा जांच की जाती है। अब बात होती है ये टेस्ट काम कैसे करता है? ये टेस्ट काम करता है किससे? एंटीजन और एंटीबॉडी पे। एंटीजन और एंटीबॉडी जैसे आपस में मिल जाते हैं और उससे रिएक्शन होती है, उसी तरीके से जैसे लोहा और चुंबक मिल जाते हैं तो आपस में चिपक जाते हैं, तो ये पता चल जाता है ये लोहा है। तो उसी तरीके से इसमें एंटीबॉडी बनाई जाती है। यदि उसके खून में HIV के एंटीबॉडी और एंटीजन है तो उससे पता चल जाता है कि क्या उस व्यक्ति को HIV यानी एड्स है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कब? जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, जीन प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे, तो उसमें डिटेल में हम लोग समझेंगे। अब बात करते हैं अगले बिंदु की, इसका उपचार, ट्रीटमेंट क्या है? तो प्रतिपक्ष विषाणुवीय दवाएं, प्रतिपक्ष विषाणुवीय एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन्स। ये एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन्स क्या होती हैं? पहले हम समझें कि रेट्रोवायरस क्या होते हैं। तो रेट्रोवायरस वो वायरस होते हैं जिनमें कि जो आनुवांशिक पदार्थ क्या हो? सिर्फ और सिर्फ RNA हो।
यानी ऐसे वायरस जिनके जेनेटिक मटेरियल आरएनए होते हैं उनको हम रेट्रोवायरस कहते हैं। तो हम ऐसी दवा लें जो एंटी हो, यानी उनको मारने वाली हो। किनको मारने वाली हो? वो ऐसे आरएनए वायरस को मारे कि जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। तो एचआईवी का भी जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है। तो इसको मारने के लिए हम एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन्स लेंगे। ये दवाएं क्या करती हैं? उन एचआईवी की जो वायरस है उनकी संख्या धीरे धीरे गिराने लगती हैं। लेकिन जो अभी तक वैज्ञानिकों ने दवा बनाई है वो इतनी कारगर नहीं है कि सारे एचआईवी वायरस को मार सके। जब पूरे एचआईवी वायरस मर नहीं सकते तो क्या हो रहा है कि इस दवा से हम क्या कर सकते हैं? इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। बट इन एड्स या एचआईवी को हम पूरी तरीके से उस रोगी के शरीर से ख़त्म नहीं कर सकते, यानी उसकी मौत को हम थोड़ा टाल सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन उसकी मौत इस रोग के कारण क्या हो जाती है? निश्चित हो जाती है। तो यहाँ तक हमने डिटेल में एचआईवी रोग के बारे में पढ़ा। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कैंसर क्या होता है, कैंसर कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।